बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स अस्सलाम वालेकुम। आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं न्यूज़ टू यू। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम आपको एक तो वज़ीर आज़म ने एक अहम जो शख्सियत है उसको एक्सटेंशन देने से इनकार कर दिया है। बहुत ही अहम शख्सियत है, उसकी वजूहात जो है वो बताएंगे। और उसके बाद दो आईनी इदारों में एक लड़ाई है, उसका ड्रॉप सीन हुआ है, उसके बारे में भी आपको जो है वो आगाह करेंगे। फिर आज पार्लियामेंट में नून लीग और पीपल्स पार्टी क्यों आमने सामने आ गए, इसके ऊपर भी बात जो है वो करेंगे। और हुकूमत ने अवाम के गरीब अवाम का एक जो सहारा था यूटिलिटी स्टोर वो भी छीन लिया, तो उसको उसकी बहाली का मुतालबा भी आज जो है वो मुस्तरद कर दिया गया है। फिर ये जो जॉइंट एक्शन कमेटी है आज़ाद कश्मीर की, इसके कुछ हकीकत मज़ीद आपको बताएंगे, क्योंकि अब आज़ाद कश्मीर के अवाम भी इसके ख़िलाफ़ खड़े हो गए हैं, जिसे भारतीय खुफिया एजेंसी रा की फंडिंग जो है वो हासिल है। और इसी भारत ने अब एक नई साजिश के तहत जो नेपाल में जनरेशन जेड की एहतजाजी तहरीक है उसकी हमायत करना भी शुरू कर दी है, जो कि इसका पुराना वतीरा रहा है। लेकिन आपसे गुजारिश है, अगर आप मेहरबानी करें तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँगा कि ये हमारा जो यूट्यूब चैनल है न्यूज़ टू यूट्यूब, इसको भी अगर आप सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर कर लें, वो घंटी का बटन दबा दें, तो मैं आपका जनाब मशकूर हूँगा। बड़ी मेहरबानी। ले जी, ये ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान अजमल गोंदल साहब एक आईनी इदारा है जिसके सरबराह की जो मुद्दत है वो आइन में दर्ज है, और उसके मुताबिक अब इन्होंने 14 सितंबर को सुबुकदोश हो जाना है, और 15 सितंबर को नए जो ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान है मकबूल गोंदल, वो अपने ओहदे का हलफ उठाएंगे, और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब याहिया अफरीदी उनसे हलफ लेंगे। इन अजमल गोंदल साहब ने, जो कि इस वक्त ऑडिटर जनरल हैं, इन्होंने मुतअद्दिद बार कोशिश की, सिफारिशें कराई, बड़ी बड़ी सिफारिशें कराई, तगड़ी सिफारिशें कराई, इवन के सदर ममलकत की भी सिफारिश करवाई गई। सदर ममलकत की भी इनडायरेक्ट सिफारिश जो है वो कराई गई। और बड़ी शख्सियात किस लिए कि एक्सटेंशन दे दी जाए, इनको तोसी दे दी जाए। लेकिन वज़ीर आज़म ने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा नो, ये आईनी ओहदा है और इसकी जो एक्सटेंशन नहीं हो सकती, तो लिहाजा उन्होंने तोसी से देने से इनकार करते हुए मकबूल गोंदल को नया जो है ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान मुकर्रर कर दिया। अब आपको ये बताना भी ज़रूरी है कि ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान का जो ऑफिस है, ये हुकूमत वक्त के जो सरकारी इदारे हैं उनका ये एहतसाब करता है। जितने भी इनके खर्चे होते हैं, अखराजात होते हैं, अकाउंट्स होते हैं, उसकी ये जांच पड़ताल करता है, उसकी ये इंक्वायरी करता है, ये उसका ऑडिट करता है, और उसके बाद अपनी रिपोर्ट्स पार्लियामेंट में पेश करता है, जो कि एक आईनी तकाजा है। और जब वो फिर पार्लियामेंट में आ जाती हैं तो फिर उनको पार्लियामेंट जो है वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के हवाले कर देती है, और जो जो फिर ऑडिट पैराज होते हैं उन ऑडिट पैराज की फिर जांच पड़ताल तहकीकात होती हैं, और फिर ब्यूरोक्रेसी वहां पे हाजिर होती है। अब इन अजमल गोंदल साहब ने जब देखा चारों तरफ से इन्होंने चढ़ाई करवाई, सिफारिशें चढ़ाई कराई, तो कोई इनको फिर नजर नहीं आया, कोई इनकी बात सुनने वाला इनके साथ खड़ा नहीं हुआ। तो इन्होंने जनाब एक संगीन तनाज़ा पैदा किया, और 2024-25 की जो ऑडिट रिपोर्ट्स हैं, जिसमें माली साल 2023-24 के ऑडिट पैराज हैं, और वो मौजूदा हुकूमत से ही मुताल्लिक हैं, जब पीडीएम की हुकूमत थी, तो वो उन्होंने खिलाफ कानून और खिलाफ ज़ाब्ता कौमी असम्बली में पेश करने की कोशिश की। लेकिन कौमी असम्बली ने उनको वापस कर दिया कि इन्होंने अपना क़वायद व ज़वाबित की
جو ہے وہ پرواہ نہیں کی، اور اس کے برعکس یہ رپورٹس جو ہیں وہ یہ لے کر آئے قومی اسمبلی میں، تو ان کو واپس بھجوا دیا۔ پھر انہوں نے ایک اور بڑا جرم کیا کہ ان آڈٹ رپورٹس کو جب قومی اسمبلی نے واپس کر دیا، ایجنڈے پہ نہیں رکھا، اجلاس 13 جو ہے وہ ختم ہو گیا 13 اگست کو، تو انہوں نے وہ جو آڈٹ رپورٹس ہیں وہ آن لائن شائع کر دی، انٹرنیٹ پہ ڈال دی، آن لائن کر دی۔ یہ اور جس کو اسپیکر قومی اسمبلی سردار ریاض صادق صاحب نے اسمبلی کی توہین قرار دیا، بالکل توہین ہے، اور اب ان کے خلاف تحریک استحقاق بھی لائی جائے گی، کیونکہ انہوں نے ان آڈٹ رپورٹس میں خوفناک انکشاف یہ کیا جو کہ ایک اعداد و شمار کا ایسا گورکھ دندہ ہے، ایسا غلط بیانی ہے کہ آپ خود ہاتھ اور کانوں کو ہاتھ لگائیں گے۔ یعنی کہ جو 3,75,000 ارب کی بے قاعدگیاں انہوں نے سنائی 2023-24 کے آڈٹ پیراز، اور رپورٹس ہیں مالی سال 2024-25، 3,75,000 ارب روپے کی بے قاعدگیاں۔ اس کا یہ ڈراپ سین اس وجہ سے ہو گیا کہ اتنی کرپشن ہو ہی نہیں سکتی کہ یہ رقم جو ہے وہ وفاقی بجٹ جو کہ 14.5 ٹریلین کا تھا اس سے بھی 27 گنا زیادہ ہے۔ اور اب نئے جو آڈیٹر جنرل آئیں گے ان سے یہ کہا گیا ہے کہ وہ ان رپورٹس کی قسمت کا فیصلہ کریں اور اس کے بعد حساب کتاب کر کے ان کو صحیح پیش کریں۔ تو انہوں نے اسپیکر قومی اسمبلی سردار ریاض صادق، چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی، ایوان صدر اور ایوان وزیر اعظم پتہ نہیں کہاں کہاں سے سفارشیں کرائیں کہ میں یہ رپورٹس ٹھیک کر دوں گا، میں یہ آڈٹ رپورٹس بالکل ٹھیک کر دوں گا، نظر ثانی بھی کروں گا، آپ کی مہربانی ہوگی، آپ مجھے ایکسٹینشن دے دیں 1 سال کی، جو کہ نہیں دی گئی، اور وزیر اعظم نے ایکسٹینشن کی سمری رد کرتے ہوئے نیا آڈیٹر جنرل اپوائنٹ جو ہے وہ کر دیا ہے۔ اور اب جو یہ نئے جو آڈیٹر جنرل آئیں گے وہ جو اس آڈیٹر جنرل کی رپورٹس ہیں وہ قومی اسمبلی میں پیش کرنے کے حوالے سے یا اس پر نظر ثانی سے متعلق فیصلہ جو ہے وہ کریں گے۔ اب آپ کو بتا دیں کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کیوں آمنے سامنے آ گئے، یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے، بہت اہم نقطہ ہے، اور وہ اہم نقطہ اس وجہ سے ہے کہ آج تھا قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے صنعت و پیداوار کا اجلاس۔ اس میں موٹر وہیکل انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کا بل تھا، موٹر وہیکل انڈسٹریل ڈیولپمنٹ بل تھا، جس کے ذریعے جو گاڑیاں جہاں پہ تیار کی جاتی ہیں جن صنعتوں میں یا انڈسٹریز میں، ان کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ایک بل پیش کیا گیا تھا جس کی پیپلز پارٹی نے مخالفت کی اور کہا کہ اس بل کو نہ صرف مؤخر کیا جائے بلکہ اس کو مشترکہ مفادات کونسل کو بھیجا جائے اور حکومت اس کو منظور کروانے میں جلد بازی جو ہے وہ نہ کرے، جس کے اوپر جو حکومتی رکن تھی رومینہ خورشید عالم، انہوں نے کہا کہ آپ بھی حکومت کا حصہ ہیں تو کیوں سیاست کر رہی ہیں اس بل کے اوپر، اس بل کو پاس ہونے دیں۔ تو جس کے اوپر ناز بلوچ نے کہا کہ اگر آپ نے اس کو منظور کیا تو پھر ہم بائیکاٹ کریں گے، جس کے اوپر حکومتی اراکین نے کہا کہ ووٹنگ کرا لیں، بھائی ووٹنگ کرا لیں۔ اگر یہ پھر ووٹنگ کی بھی پیپلز پارٹی نے مخالفت کر دی۔ جب وہ پھر پیپلز پارٹی نے ووٹنگ کی مخالفت کی تو قائمہ کمیٹی نے جناب اکثریت کی بنیاد کے اوپر، یعنی کہ ووٹنگ کے ذریعے اکثریت ہاتھ کھڑا کر کے جو ہوتی ہے، اکثریت کی بنیاد کے اوپر اس بل کو جو ہے وہ منظور کر لیا، جس کے اوپر پیپلز پارٹی والے جو اراکین تھے وہ بڑے وہ جناب احتجاج انہوں نے کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو آپ نے قانون کی دھجیاں اڑا دی ہیں، قانون کا آپ نے خیال نہیں رکھا، اور ہم اس معاملے کو جب یہ قومی اسمبلی میں اب بل پیش ہوگا منظوری کے لیے باضابطہ طور پر، تو ہم اس کے اوپر جو ہے وہ شدید اپنا جو احتجاج ہے اس کو ریکارڈ جو ہے وہ کروائیں گے۔ تو وہ انہوں نے کہا جی جو آپ نے کرنا ہے وہ کر لے، بل ہم نے اب چونکہ پی ٹی آئی تو ہے نہیں، تحریک انصاف تو اب ہے نہیں نا کمیٹیوں میں، وہ تو مستعفی ہو گئی، اب تو پیپلز پارٹی ہی اپوزیشن ہے، تو وہ جناب جب ان کی بات نہیں مانی گئی تو انہوں نے جناب اس کے اوپر شدید جو ہے وہ اپنا احتجاج کیا، جبکہ حکومت نے پیپلز پارٹی کا یوٹیلیٹی سٹورز کی بحالی کا جو مطالبہ تھا اس کو بھی رد کر دیا اور کہا کہ وہ فیصلہ ہو چکا، یوٹیلیٹی سٹور بند ہو چکے، ملازمین فارغ ہو چکے، تو یہ انہوں نے کہا کہ اب یہ نہیں ہو سکتا۔ اب تھوڑا سا میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو بھارت ہے، ہاں ایک چیز میں اور آپ کو بتاتا جاؤں، یہ عمران خان اور بشرا بی بی کی آج مقامی جو عدالت تھی اس میں جو 9 مئی کے واقعات ہیں
उसमें उनकी जो ज़मानत है उसमें तौसीक़ की गई है और अक्टूबर तक तौसीक़ की गई है और दोनों को गिरफ़्तारी से भी रोकने का हुक्म मुक़ामी अदालत ने दिया है। वो क्या गिरफ़्तारी करना जी या ना करना, वो तो आपके सामने ही है, वो तो पहले जेल में है, तो उनकी गिरफ़्तारी जो है ना, लेकिन एक अदालत से रिलीफ़ तो वक़्ती तौर पर मिला है कि इनको जो है उन्होंने कहा कि 9 मई के वाक़यात में इनको गिरफ़्तार जो है वो ना किया जाए, उनकी ज़मानत में भी तौसीक़ जो है वो कर दी गई है। अब मैं ज़रा आपको बता दूँ कि ये आज़ाद कश्मीर में आजकल ये जो एक जॉइंट एक्शन कमेटी है, जो कि आज़ाद कश्मीर की खुद मुख्तारी का एजेंडा राह की फंडिंग के ज़रिए आगे बढ़ा रही है, इसका भी कच्चा चट्ठा आने वाले दिनों में खुलने वाला है। क्योंकि यहाँ पर आज़ाद कश्मीर में भी मनी लॉन्ड्रिंग के ज़रिए इस कमेटी की मदद की जा रही है और पैसा ये राह दे रही है, राह इसको फंड कर रही है। इसकी तफ़सीलात भी सामने आ जाएँगी, लेकिन अच्छी बात ये है कि आज़ाद कश्मीर के लोग जो हैं, वो अब के खिलाफ उठ खड़े हो रहे हैं और इससे किसी किस्म की इससे इज़हार लातल्फ़ी भी कर रहे हैं। देखिए इंडिया ने जब पाकिस्तान से शिकस्त खाई, तो उन्होंने उसके बाद से इस किस्म की शरारतें जो हैं वो शुरू कर दी आज़ाद कश्मीर में। अब वो बहुत से जो नौजवान हैं, उनको वरगला रहे हैं और खुद मुख्तार रियासत का नारा उनको दिया गया है, पैसे उनको दिए जा रहे हैं और ये जो तंज़ीम है, ये कहती है जी हम आज़ाद कश्मीर के अवाम के मुहाफ़िज़ हैं। हालाँकि जितनी वहाँ पे सहूलतें इस वफ़ाकी हुकूमत यानी कि पाकिस्तान की हुकूमत ने आज़ाद कश्मीर में दी हैं, आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। बिजली सस्ती, आटा सस्ता, चीनी सस्ती, दीगर ज़रूरियात ज़िंदगी पाकिस्तान से वहाँ पे सस्ती हैं। इसके बावजूद ये बाज़ अनासर जो हैं, वो वहाँ पर जो है वो हालात को ख़राब करने में पूरे तरीके से जो है वो उसमें मुलव्वस हैं। लेकिन हमारे जो कौमी रियासती इदारे हैं, इन अनासर का और इनके पीछे जो कारफ़रमा अनासर हैं, जो इनके मास्टरमाइंड्स हैं, उनके पता चलाने के लिए, बेनकाब करने के लिए उनका जो है वो कच्चा चट्ठा खोलने जा रहे हैं। अब आप ये देखिए ना कि इंडिया सिर्फ़ यहीं पे बस नहीं रहा। आजकल आपको मालूम है कि नेपाल में जनरेशन ज़ेड नामी एक एहतजाजी तहरीक नौजवानों की चल रही है, क्योंकि नेपाल की हुकूमत ने वहाँ पर तकरीबन कोई 26 सोशल मीडिया जो प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, उनके ऊपर जो है वो पाबंदी लगा दी है, जिसमें फ़ेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब वगैरह शामिल हैं, जिस पर जो है वो नेपाल के अवाम जो है वो बाहर आए हैं। लेकिन उसमें इंकशाफ़ ये हुआ है कि इनके पीछे भी भारत है, भारतीय खुफिया एजेंसी राह है, जो कि पूरे खित्ते में अदम इस्तेहकाम पैदा करके अपनी इजारादारी कायम करना चाहते हैं। कभी पाकिस्तान के साथ पंगा करते हैं, कभी जनाब श्रीलंका में तामिल टाइगर्स की सपोर्ट करते रहे, बांग्लादेश की हमायत करते रहे, हसीना वाजिद वाला सारा मामला आपके नॉलेज में है। फिर जनाब मालदीव के जज़ीरों पर कब्ज़ा करने की कोशिश की, नेपाल के कुछ इलाके उनको इंडिया के इलाके दिखा दिया गया। अब वहाँ पे नौजवानों की जो तहरीक है, उसमें भी ये पंगेबाज़ी करने से बाज़ नहीं आ रहे हैं और ख़ुद जो है वो इंडियन एक्सप्रेस का दावा है कि भारत की जो मोदी सरकार है, वो नेपाल के हालात जो है वो ख़राब कर रही है और इस वजह से ख़राब कर रही है ताकि इस खित्ते के अंदर अपनी इजारादारी वही मुद्दतवा का नज़रिया जो है उसके ज़रिए अपनी इजारादारी को कायम कर सके, जो कि इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फ़ज़ल व करम से उसकी ये ख़्वाहिश जो है वो कभी पूरी नहीं होगी। मोदी जगह-जगह पे ज़लील हो रहा है, उसका नज़रिया भी जो है वो बढ़-उड़ गया है, उसको भी किसी किस्म की कोई जो है वो पज़ीराई हासिल नहीं हुई, तो उसने इस तरह की साज़िशें शुरू कर दी। जिस तरह मैंने कहा ना कि आज़ाद कश्मीर के अंदर ये जो है वो ये जो जॉइंट एक्शन कमेटी है, उसकी पुश्तपनाही कर रही है, उसको ये फंडिंग कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ ये जनरेशन ज़ेड जिसको जो नौजवानों की एक तहरीक है, उसके पीछे भी ये लोग जो हैं अब खुलकर जो है वो इंडिया उनकी जो मौजूदा जो नेपाली हुकूमत है, उसके खिलाफ ये साज़िश कर रहा है, यानी कि पंगा लाज़मी करना है। इस खित्ते में अमन नहीं आने देना और तकरीरें इनकी सुन लो, हम अमन के दाई हैं, हम जो है वो अमन के हम चाहते हैं, आशिती चाहते हैं, अमन चाहते हैं, अमन की आशा, ये वो सारा उनके ड्रामेबाज़ियाँ, वो सुन लें। रियासती दहशतगर्दी होती है और भारत वो रियासती दहशतगर्दी में पूरे तरीके से जो है वो मुलव्वस है। तो ये मैंने कहा कि आपके नॉलेज में लाज़मी तौर पर लेकर आएँ कि ये लोग जो हैं, ये जिस तरह की हरकतें करते हैं, जो इनके ये करतूत हैं, भारतीय खुफिया एजेंसी राह के हर जगह के ऊपर पंगेबाज़ी करना, पूरी दुनिया में ये बेनकाब हो चुके हैं और अब यहाँ पे आकर इस किस्म की हरकतें करना, ये वाज़ेह तौर पर इनका जो एजेंडा है, वो नज़र आता है। लेकिन इंशाअल्लाह ताला ना पहले हमारे कौमी रियासती इदारों ने
انٹیلیجنس اداروں نے ان کی یہ سازشیں کامیاب ہونے دی ہیں، نہ آئندہ جو ہیں وہ کامیاب ہونے دی جائیں گی۔ پاکستان زندہ باد۔